हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। इसीलिए पहले ही सारी लड़कियां सिया से जलती थीं, और अब तो इतना आलीशान घर देखने के बाद उन लोगों के मन में सिया के लिए और भी ज्यादा जलन बढ़ गई थी। तभी एक फीमेल एक्ट्रेस ने कहा, छोड़ो ये सारी बातें, अब जो हो गया सो हो गया। हम लोगों को आज यहाँ आने का इतना बड़ा मौका मिला है, हमें इसे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। हम लोगों को आज खुलकर जीना चाहिए और पूरी मस्ती करनी चाहिए। तभी दूसरी फीमेल एक्ट्रेस ने कहा, तुम सही कह रही हो। वैसे भी ये आलीशान घर जिसकी किस्मत में है उससे हम ये छीन तो नहीं सकते, पर कम से कम आज रात हम खुलकर मस्ती तो कर सकते हैं। और फिर बॉस तो हमेशा सब लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। हो सकता है कि आगे चलकर हमें भी कुछ अच्छा फ्यूचर मिल जाए। एक दो बार आने पर ही यहाँ कितना मजा आता है ना। का ऐसा अगर हम लोग पूरा साल यहाँ रह पाए तो कितना ज्यादा मजा आएगा। तुम सब लोग यहाँ से जाना नहीं चाहती हो और हमेशा यहीं रुकना चाहती हो। आइए एक बार बॉस को अच्छे से पी लेने दो, उसके बाद तुम्हारे यहाँ हमेशा रहने का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। हाँ, जाओ। यहाँ से क्या बकवास कर रही हो? हमारे बॉस ऐसे नहीं हैं, पर कभी ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेंगे। कुछ देर तक ये सारी एक्ट्रेस इसी तरह बातें करती रही और उसके बाद यहां से चली गई। तभी सिया रिहान के पास आए और हमेशा की तरह बहुत ही नॉर्मल होकर उसने रिहान की बाहों को पकड़ लिया और फिर कहा, तुम इतने टाइम तक बाहर क्यों गए हुए थे और मुझे मिलने एक बार भी नहीं आए? रिहान जब लास्ट टाइम यहां से गया था तब वह जुनैद के पापा की बर्थडे पार्टी के लिए औरंगाबाद गया था और वहां पर डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा बन गया। और उसके बाद जुनैद और टीना की जान बचाने में और उनका ख्याल रखने में काफी टाइम बीत गया था। इस पूरे टाइम में रिहान इतना बिजी हो गया था कि उसने किसी पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ सिया हर वक्त इतना बेचैन रहती थी कि वह यहां पर फिल्म पर फोकस भी नहीं कर पा रही थी। और पिछले कुछ टाइम से तो रिहान उसे बस दूर से ही हाय हेलो करता था, ना कभी ठीक से मिलता था और ना ही कभी ज्यादा बात करता था। हालांकि यह सब कुछ तब से हो रहा था जब से रिहान ने सी साइड पर पार्टी रखी थी और उसमें रिद्धिमा के साथ बदतमीज हुई थी। उसके बाद रिहान वापस अपने होटल चला गया और फिर क्या हुआ कोई नहीं जानता। पहले रिहान और सिया अक्सर साथ रहते थे और हमेशा एक दूसरे से चिपके ही रहते थे, जबकि पिछले कुछ महीनों से रिहान ने सिया को एक फोन तक नहीं किया था। यह सारी बातें सिया को बहुत ज्यादा अखर रही थी और सिया की दोस्त के साथ जो हुआ उसके बाद सिया का दिमाग पूरी तरह से शक से भर गया था। आज भी सिया ने जब रिहान का हाथ पकड़ा हुआ था तो उसे कुछ खास सिक्योरिटी फील नहीं हो रही थी। उसे काफी अजीब लग रहा था। हमेशा सिया के साथ बातें करते रहने वाला रिहान इन कुछ महीनों में सिया से बहुत दूर जा चुका था। और इन सब में सबसे ज्यादा अजीब बात जो सिया को लग रही थी वो यह थी कि आज पहली बार सिया ने एक छोटी बच्ची को मैगी के बगल में खड़ा देखा था। वह छोटी बच्ची बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और बहुत क्यूट भी। एक बार तो ऐसा लग रहा था जैसे इस छोटी बच्ची को बिल्कुल उसी सांचे में बनाया गया है जिसमें मैगी को बनाया गया था। टीना यहां पर बिल्कुल मैगी की 2 कॉपी लग रही थी। अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा था जैसे दोनों सगी और जुड़वा बहनें हैं। तभी सिया को कोई गलतफहमी हो गई और उसने हैरान होकर रिहान से पूछा, यह बच्ची क्या यह मैगी की बेटी है? जैसे ही रिहान ने यह बात सुनी तो वह जोर जोर से खांसने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिया के इस सवाल पर वह हंसे या गुस्सा करे। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है क्या मैगी इतनी ज्यादा उम्र की है? ये बच्ची पहले ही 10 साल की है, तो ऐसे में मैगी की इतनी बड़ी बेटी कैसे हो सकती है? रिहान की बात सुनकर सिया को भी अपने सवाल पर शर्माने लगी। उसने सोचा कि क्या वो अपना दिमाग घर पर भूल कर आई है जो वह इस तरह की बातें कर रही हैं। पर इस बात को संभालने के लिए सिया ने जल्दी से कहा, सॉरी, मैंने गलत समझ लिया। असल में सिया का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था, इसलिए इस वक्त एक बार के लिए सिया को ऐसा लगा जैसे यह बच्ची मैगी और रिहान की बेटी है। हालांकि सिया जानती थी कि यह इम्पॉसिबल है, पर फिर भी उसका दिमाग और सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों जीरो हो चुके थे। असल में इतने टाइम तक रिहान के साथ ना होने की वजह से सिया पूरी तरह से अजीब अजीब ख्याल बाही अपने दिमाग में बुनने लगी थी। और सिर्फ ही नहीं बल्कि बाकी क्रू मेंबर्स भी छुप छुप कर कई तरह की बातें कर रहे थे। सब लोग देख सकते थे कि कैसे रिहान हर वक्त पहले सिया के साथ रहता था और यह दोनों कभी भी अलग नहीं होते थे।
पर अब इतने टाइम से रेहान सिया पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। और तो और वह इतने बड़े रेगिस्तानी आइलैंड पर सिया को बाकी क्रू मेंबर्स की तरह छोड़कर चला गया था और पलटकर उससे बात तक नहीं की थी। सबको यही लग रहा था कि रेहान और सिया के बीच में अब कोई ना कोई गड़बड़ जरूर चल रही है। तभी रेहान ने मैगी के दिए हुए रुमाल से अपना हाथ और चेहरा साफ किया और उसके बाद सिया से कहा, मैं तुम्हें इस बच्ची से इंट्रोड्यूस करवाता हूं। इस बच्ची का नाम टीना है और मैं इसे औरंगाबाद के एक गांव से लेकर आया हूं। जैसे ही सिया ने यह बात सुनी तो वह एकदम से दंग रह गई और हैरान होते हुए बोली, क्या कहा? औरंगाबाद से लेकर आए हो? पर मैंने तो सुना है कि वहां पर काफी बड़ी डिजास्टर आई थी और बहुत सारे लोग। सिया अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी रेहान ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए उसे चुप रहने के लिए कहा। उसके बाद बहुत ही धीरे से रेहान ने सिया से कहा, इस बच्ची को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। इसे अमन सिया है और इसके माँ बाप और रिश्तेदार कोई भी अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही सिया ने यह बात सुनी तो उसका दिल एकदम दुखी हो गया और टीना को देखकर उसके मन में सिंपैथी जग गई। उसने बहुत ही दुखी होते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो रेहान? इस बच्ची के साथ तो बहुत बुरा आई। रेहान ने तुरंत बीच में ही कहा, हाँ, मैंने और मैगी ने मिलकर ही इसे रेस्क्यू किया था। हमने जब देखा कि यह बच्ची बहुत ज्यादा दुखी है और कहीं भी नहीं जा सकती है तो हमने डिसाइड की कि हम इसे अपने साथ ही रखेंगे। रेहान की बात सुनकर सिया ने बहुत ही प्यार से रेहान से कहा, तुम जब से यहां से गए हो तुमने मुझे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। लगता है कि इस दौरान तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है जो मुझे पता तक नहीं है। पार्टी के बाद तुम मुझे सारी बातें अच्छे से बताना, ओके? सिया को ऐसा लग रहा था कि जरूर मैगी के साथ कुछ तो गड़बड़ है, पर वह किसी को बता नहीं सकती है। कुछ देर तक ऐसा सोचने के बाद सिया को लगा कि जरूर यहां से जाने के बाद ही कुछ हुआ होगा और कोई ना कोई बड़ी बात जरूर हुई होगी। रेहान जब औरंगाबाद गया था तब भी वह सिर्फ मैगी को अपने साथ लेकर गया था। सिया को सच में नहीं पता था कि औरंगाबाद जाने के बाद रेहान और बाकी सब लोगों के साथ क्या कुछ हुआ था। सिया नहीं चाहती थी कि वह कुछ भी गलत सोचे, इसीलिए उसने रेहान से कहा कि वह खुद ही उसे सारी बात बता दे। वहीं दूसरी तरफ रेहान के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं चल रही थी। औरंगाबाद में इतने टाइम तक रहने के बाद और वहां से आने के बाद जो कुछ भी हुआ उसमें रेहान को बिल्कुल वक्त नहीं मिला और इसीलिए सिया का जो सवाल था उसका जवाब देने के लिए रेहान को ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ रहा था। रेहान ने बहुत ही शांत होते हुए कहा, ठीक है, एक बार पार्टी पूरी हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें सब बताता हूं और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। रेहान की लाइफ में एक के बाद एक इतनी सारी घटनाएं होती चली जा रही थी कि उसे खुद के लिए सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। रेहान को कियारा के बारे में भी सिया को सब कुछ बताना था, इसीलिए उसे लगा कि आज का वक्त सही रहेगा। तभी कुछ सोचकर सिया अपने मन में थोड़ा सा दुखी होने लगी और उसे थोड़ा बुरा लगने लगा। सिया ने खुद से बात करते हुए अपने मन में कहा, आई एम सॉरी रेहान, बस आज रात तुम वो करोगे जो मैंने पहले से रिद्धिमा के साथ प्लान किया है। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, पर फिर भी मेरी तसल्ली के लिए तुम्हें मेरे इस टेस्ट से होकर गुजरना ही होगा। इस वक्त रेहान के हिम आइलैंड पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस थी, जितने भी शेफ थे और जितने भी क्रू मेंबर थे, वे सब आज की पार्टी में फुल एंजॉय कर रहे थे। शायद इस वक्त कुल मिलाकर 300 लोग इस आइलैंड पर थे, जबकि यह पूरा आइलैंड 100 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ था। यह नजारा तब जाकर ज्यादा अच्छा लगता जब टाइगर सिक्योरिटी गार्ड के हजारों गार्ड्स यहां पर आते। पर विमन अपने साथ सिर्फ कुछ गार्ड्स को लेकर आया था क्योंकि रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड काफी बड़ा आइलैंड था और इस आइलैंड का ख्याल रखने का जिम्मा टाइगर सिक्योरिटी गार्ड पर ही था, इसलिए यह सब लोग अभी भी ड्यूटी दे रहे थे। इस वक्त तक आइलैंड पर बहुत सारी बिल्डिंग और प्रॉपर्टीज तैयार हो चुकी थी और उनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। इनफैक्ट फ्यूचर में जब रेहान यहां रहने लगेगा तब उसके इस पर्सनल आइलैंड की 24 सिक्योरिटी के लिए 100 से भी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड को यहां रखा जाएगा। इसीलिए आज की पार्टी में रेहान ने सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को नहीं बुलाया था। अगर लास्ट मिनट पर रेहान उन्हें बुला भी लेता तो भी इतने लोगों के लिए खाना और पीना काफी नहीं होता और ऐसे में यह सब लोग एंजॉय नहीं कर पाते। अभी तक सभी लोग यहां नहीं पहुंचे थे और जो पहुंच गए थे वह रेहान का घर देख रहे थे। रेहान के लिए काम करने वाले लोगों के लिए इतने आलीशान घर को देखना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक था, जिन्हें वह लोग बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहते थे।
वापस जाने से पहले यह सब लोग अच्छे से आज की रात एंजॉय कर लेना चाहते थे और पूरे आइलैंड को देख लेना चाहते थे, ताकि बाद में इन लोगों को इस बात का दुख ना हो कि मौका मिलने के बाद भी इन लोगों ने इतना खूबसूरत नजारा देखना मिस कर दिया। तभी विमन ने गुस्से में कहा, बॉस, ये लोग बहुत ज्यादा हुदन मचा रहे हैं और पूरे आइलैंड पर इधर उधर घूम रहे हैं। मैं अभी इन सब लोगों को इकट्ठा करता हूं और इन्हें वापस चलने के लिए कहता हूं। रेहान ने प्रोडक्शन टीम का सारा काम मैनेज करने के लिए विमन को सौंप दिया था। ऐसा कहा जा सकता था कि पूरी टीम का लीडर विमन था। आज की पार्टी का इंचार्ज रेहान था, इसीलिए उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतने दिनों के बाद सब लोग अपना काम पूरा करके इस तरह से मस्ती करेंगे और इस पार्टी को इतना ज्यादा एंजॉय करेंगे। आज सब लोग अपनी सारी टेंशन भुलाकर बस पार्टी एंजॉय कर रहे थे। इस वक्त इन सब लोगों का काफी अच्छा मूड था, इसलिए रेहान इनके मूड को खराब नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ विमन यह सोच रहा था कि अगर वह इसी तरह चुपचाप बैठा रहा और इन लोगों को ऐसे ही उछलते कूदते देखता रहा तो हो सकता है कि लास्ट में बॉस को गुस्सा आ जाए और वह सारा गुस्सा उस पर उतार दे। हालांकि रेहान को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए उसने कहा, कोई बात नहीं विमन, इन सब लोगों को काफी टाइम बाद इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिला है, इन्हें एंजॉय करने दो। आज रात इन सब लोगों को जितनी मस्ती करनी है इन्हें करने दो। पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने सीरियस होकर यहां क्यों खड़े हो। रेहान, जब भी कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करता था तो उसमें कभी भी कोई रूल या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता था और ना ही वह कभी स्टेटस और सोशल स्टेटस को देख लोगों को इनवाइट करता था। जो भी लोग पार्टी में आते थे वह सब उसके लिए बराबर थे, इसीलिए सबको बराबर खाने पीने और मस्ती करने का हक था। विमन जब उन लोगों को रोकना चाहता था तभी रेहान ने उससे कहा कि सब लोगों को एंजॉय करने दो। वैसे भी यह लोग काफी टाइम से काम कर रहे हैं और इन लोगों को भी अब थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। रेहान अपने मन में सोच रहा था कि सिर्फ एक पार्टी रखने के लिए उसे फॉर्मल और इनफॉर्मल लोगों को स्टेटस और वेल्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग बांटना होगा और यह काम बहुत ज्यादा मुश्किल था और रेहान अपना दिमाग इन सब चीजों में खर्च नहीं करना चाहता था। रेहान और विमन बात कर ही रहे थे कि तभी जुनैद का फोन बजने लगा। फोन उठाते ही जुनैद ने कहा, क्या वे लोग पहुंच चुके हैं? ठीक है, मैं अभी रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर आता हूं। इस वक्त जुनैद इतनी धीरे बात कर रहा था कि उसके आसपास खड़े रेहान और अमन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जुनैद कर क्या रहा है। अमन उन लोगों में से था जो कभी भी शांत नहीं बैठ सकता था। अमन को सारी बात तो नहीं सुनाई दी थी, पर उसे थोड़ा बहुत सुन गया था, इसीलिए उसने एक्साइटेड होकर से पूछा, जुनैद तुम कर क्या रहे हो? अमन का सवाल सुनकर जुनैद ने स्माइल देते हुए और अपनी एक आंख ब्लिंक करते हुए कहा, जल्दबाजी मत करो, थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। जुनैद की बात सुनकर अमन ने बेसब्री से कहा, नहीं, मुझे अभी बताओ। तुम तो जानते हो ना कि मुझसे सस्पेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे दिल में दर्द होने लगता है जब भी कोई इस तरह का सस्पेंस रखता है, इसीलिए प्लीज मुझे बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। क्या तुम कोई प्रैंक करने वाले हो या फिर कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइज कर रहे हो? अमन छोटी छोटी बातों को लेकर इतना ज्यादा क्यूरियस हो जाता था कि क्यूरियोसिटी में उसे बेचैनी होने लगती थी। जुनैद जानता था कि अमन सस्पेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता है, पर फिर भी जुनैद की मजबूरी थी, इसीलिए उसने अपना सिर ना में हिला दिया और कहा, अमन प्लीज, मैं अभी तुम्हें भी कुछ नहीं बता सकता हूं। मैं तुम सब लोगों को थोड़ी देर में एक सरप्राइज देने वाला हूं। और इतना कहकर जुनैद ने रेहान की तरफ देखते हुए कहा, रेहान, क्या आपके आइलैंड का एयरपोर्ट अभी इस्तेमाल किया जा सकता है? जुनैद का सवाल सुनकर रेहान ने उससे कहा, हाँ, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या तुम यहां पर कुछ लेकर आने वाले हो? अभी तक तो मुझे भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, पर अब मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूं। रेहान की बात सुनकर जुनैद ने सिर्फ इतना कहा, मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। और इतना कहकर जुनैद ने निशा की ओर इशारा किया कि वह उसे एयरपोर्ट की तरफ लेकर चले। रेहान और अमन अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पा रहे थे। उनसे अब और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था, इसीलिए वे लोग भी जुनैद के पीछे पीछे चले गए। रही बात हिम आइलैंड के एयरपोर्ट की, तो ये एयरपोर्ट आइलैंड के बीचों बीच बना हुआ था, पर एयरपोर्ट थोड़ी सी ऊंचाई पर बना था ताकि आसपास के समुद्र का पानी यहां इकट्ठा ना हो और रनवे खराब ना हो। आइलैंड पर रेहान का पर्सनल रनवे और प्राइवेट जेट देखने के लिए बहुत सारे क्रू मेंबर्स पहले से वहां इकट्ठा थे। दूर से जब इन लोगों ने देखा कि रेहान इनकी तरफ ही आ रहा है, तो ये लोग मुस्कुराते हुए रेहान को ग्रीटिंग देने लगे।
रेहान भी अपने सारे एम्प्लॉयज का ध्यान बहुत अच्छे से रखता था और सबके साथ उसके बहुत अच्छे रिश्ते थे। इसीलिए रेहान की अपने सारे एम्प्लॉय से काफी अच्छी बनती थी। रेहान की भी अपने पैसों की वजह से हवा में नहीं उड़ता था और हमेशा डाउन टू अर्थ बना रहता था। यही बात रेहान के लिए काम करने वाले लोगों को अच्छी लगती थी। इसीलिए यह सब लोग रेहान से डरने के बजाय उसको इज्जत देते थे। वही रेहान को भी बहुत कम मौका मिलता था कि वह अपने सारे एम्प्लॉय से एक साथ मिल सके। इसीलिए जब भी उसे यह मौका मिलता था वह हमेशा इस मौके का पूरा फायदा उठाता था। रेहान को देखकर सब लोग उसकी और उसके प्लेन की तारीफ करने लगे, क्योंकि यह प्राइवेट प्लेन काफी अलग तरह का था और इसकी डिजाइन भी लोगों को एक बार देखते ही पसंद आ जाती थी। कुछ देर अपने एम्प्लॉय से बात करने के बाद रेहान एयरपोर्ट के पास पहुंचा, जहां पहले से ही एक हॉरिजन डिजाइन का प्लेन खड़ा हुआ था। अच्छे से लैंड होने के बाद रेहान और बाकी सब लोग लगातार प्लेन की तरफ देखने लगे और जैसे ही प्लेन का दरवाजा खुला और उसमें से जो आदमी बाहर आया उसे देखकर रेहान एकदम हैरान रह गया। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि खान परिवार का मैनेजर अजहर था। जैसे ही अजहर ने रेहान को देखा तो उसने तुरंत रेहान से कहा, मिस्टर रेहान, आप कैसे हैं? काफी टाइम हो गया आपसे मिले हुए। इतना कहकर अजहर रेहान के पास आया और उससे हाथ मिलाकर उसे ग्रीटिंग करने लगा। रेहान बहुत ज्यादा हैरान था और उसने हैरानी से पूछा, अजहर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रेहान का सवाल सुनकर अजहर दबी हंसी हंसते हुए बोला, माफी चाहता हूं मिस्टर रेहान, असल में यह सब कुछ मैंने जुनैद बाबा के कहने पर किया है बिना बताए यहाँ आने के लिए। आप प्लीज मुझे दोष मत दीजिएगा। अजहर की बात सुनकर जुनैद ने उसे डालते हुए पर प्यार से कहा, क्या यार अंकल, आपने यहाँ आते ही मेरी शिकायत लगानी शुरू कर दी। अजहर खान परिवार में काफी सालों से काम कर रहा था। जुनैद जब पैदा भी नहीं हुआ था तब से अजहर खान परिवार के लिए काम कर रहा था और हमेशा से उसने अपनी ईमानदारी खान परिवार के लिए दिखाई थी। जुनैद ने भी कभी अजहर को नौकर नहीं समझा, बल्कि वह हमेशा अजहर को अपने परिवार का हिस्सा ही समझता था और आमतौर पर जुनैद अजहर को अंकल कहकर बुलाता था। अजहर और जुनैद की दोस्ती भी काफी अच्छी थी और उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी। इसीलिए यह लोग अक्सर आपस में मजाक कर लिया करते थे। तभी अजहर ने खुश हंसते हुए कहा, हा खान बाबा, मैं मिस्टर रेहान का गिफ्ट अपने साथ लेकर आया हूं। जब मैं इस तोहफे को यहां लेकर आ रहा था तब आने से पहले मैंने देखा था कि खान साहब की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू थे। उन्हें इतना भावुक देखकर मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा था। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि अजहर किस तोहफे की बात कर रहा है और इसे खान अंकल का क्या लेना देना है, पर थोड़ी देर अपने दिमाग पर जोर देने के बाद रेहान को समझ आ गया। तभी रेहान पीछे मुड़कर जुनैद की तरफ देखते हुए बोला, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम लोग मुझे कोई गिफ्ट नहीं दोगे? मेरे कहने के बाद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? अमन ने भी थोड़ा नाराज होते हुए कहा, ठीक है जुनैद, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तुमने चुपचाप मुझे बिना बताए मेरे पीठ पीछे रेहान को देने के लिए गिफ्ट तैयार कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। इतना कहकर अमन ने नाराज होने वाला मुंह बना लिया। अमन की बात सुनकर जुनैद ने तुरंत उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, यह गिफ्ट मेरी तरफ से नहीं है। जुनैद की बात सुनकर अमन ने फिर से सवाल करते हुए कहा, अगर यह गिफ्ट आप नहीं दे रहे हैं तो फिर कौन दे रहा है? अमन का सवाल सुनकर जुनैद ने तुरंत भोला सा मुंह बनाकर कहा, ऑफ कोर्स, यह गिफ्ट मेरे पापा दे रहे हैं। आज सुबह जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था तब मैंने उनसे बात की थी। उसी वक्त बातों बातों में मैंने उन्हें बताया था कि रेहान नए घर में शिफ्ट हो रहा है। यह बात सुनकर पापा चाहते थे कि वह रेहान का शुक्रिया अदा करें और इसीलिए उन्होंने रेहान के लिए यह गिफ्ट भेजा है। अब तुम ही बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूं? और इतना कहकर जुनैद ने फिर से भोला सा मुंह बना लिया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। जुनैद की बात सुनकर रेहान ने हेल्पलेस होते हुए कहा, ठीक है, मैं भी देखता हूं कि ऐसा क्या भेजा है। उन्होंने रेहान ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि जुनैद औरंगाबाद से गिफ्ट भेजने के लिए सीधा अपने पापा का कार्गो प्लेन इस्तेमाल कर लेगा। एक तो पहले ही जुनैद ने इतना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर दिया था कि रेहान और बाकी सब लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए थे और अब गिफ्ट की बात सुनकर किसी से भी सस्पेंस संभाला नहीं जा रहा था। तभी जुनैद ने अजहर से कहा, अंकल, गिफ्ट को प्लेन से उतारने के लिए किसी को बुला लीजिए। जुनैद का इंस्ट्रक्शन सुनते ही अजहर ने तुरंत अपने सर्वेंट को ऑर्डर दिया कि वे लोग प्लेन से सामान नीचे उतार दें।
जैसे ही कार्गो प्लेन का गेट ओपन हुआ, कंटेनर से एक लकड़ी का बॉक्स नीचे उतारा गया, जिसे देखकर सब लोग एकदम हैरान रह गए। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस बॉक्स में क्या होगा। वह कंटेनर बॉक्स काफी ज्यादा बड़ा था और पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ था। उस बॉक्स को देखकर अमन ने अनुमान लगाते हुए कहा, क्या यह कोई महंगी गाड़ी हो सकती है? ईशानी, जो अमन के बगल में ही खड़ी थी, उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, इस बॉक्स के साइज को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। कुछ सोचकर अमन ने अपनी ही कही बात को नकार दिया और फिर ईशानी से कहा, नहीं नहीं, ये गाड़ी तो नहीं हो सकती। भले ही रेहान के पास सिर्फ 2 गाड़ियां हैं, पर दोनों ही दुनिया की बेस्ट गाड़ी है और उससे अच्छी गाड़ी कोई हो ही नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ रेहान अपने मन में सोच रहा था कि उसके पास पहले ही दुनिया की सबसे टॉप कार है, इसीलिए उसे किसी और कार की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर कोई उसे प्यार से देता है तो वह मना नहीं करेगा, पर वह जानता था कि जुनैद के पापा उसे कोई गाड़ी गिफ्ट नहीं कर सकते। उन्होंने जरूर कुछ और ही गिफ्ट किया होगा, और अगर खान अंकल को गाड़ी ही गिफ्ट में देनी होती तो वह इस तरह से बॉक्स में बंद करके क्यों देते? कुछ सोचकर वहां खड़े दूसरे आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि यह कोई बहुत चमत्कारी पत्थर या कुछ इसके जैसा ही होगा, और इस तरह का चमत्कारी पत्थर रेहान सर को गिफ्ट देना बनता भी है। उस आदमी की बात सुनकर बगल में खड़े दूसरे आदमी ने कहा, स्ट्रेंज रॉक। रेहान सर के पास तो पहले से ही जेड रॉक है, फिर इन्हें किसी और रॉक की क्या जरूरत होगी? और मुझे नहीं लगता कि शायद से ज्यादा कीमती कोई रॉक हो सकती है। इस आदमी की बात सुनकर वहां जितने भी लोग खड़े थे, सबने हमें अपनी गर्दन हिला दी, जैसे यह सब लोग इस आदमी की कहीं बात पर सहमत हो। इस वक्त सब लोग अपनी अपनी तरह से अनुमान लगा रहे थे। तभी अचानक से लकड़ी के बक्से में से एक नकार भरने की आवाज आई, और उस आवाज को सुनकर सब लोग समझ गए थे कि उसके अंदर क्या है, और अभी तक सब लोगों को अपना जवाब मिल भी चुका था। रेहान की मेमोरी काफी ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए उसे यह आवाज काफी जानी पहचानी सी लग रही थी। रेहान ने हैरान होकर जुनैद की तरफ देखा और उससे कहा, तुम रेड हेयर हॉर्स को यहां लेकर आ गए? जैसे ही अमन ने रेहान की बात सुनी तो उसने हैरानी से अपना मुंह खोलते हुए लगभग चिल्लाकर कहा, क्या रेड हेयर हॉर्स? वहां खड़े बाकी लोगों ने जब अमन और रेहान की बात सुनी तो वह सब लोग काफी कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह रेड हेयर हॉर्स कौन सा हॉर्स है और इस घोड़े को यहां पर क्यों भेजा गया है। जब सब लोग कंफ्यूज थे, तभी जुनैद ने मुस्कुराते हुए रेहान से कहा, हां, आपने सही अनुमान लगाया है। रेहान, ये पापा का फेवरेट रेड रैबिट ही है। कैसा लगा रेहान? आपको ये आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए ना? वाकई इस वक्त रेहान काफी ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि रेहान को अच्छे से पता था कि यह रेड हेयर हॉर्स खान दास अंकल के दिल के बहुत करीब है और उनकी जान इस घोड़े में बसती है। रेहान तो अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि इस रेड रैबिट को यहां भेजने से खान अंकल के दिल पर क्या गुजर रही होगी और उन्हें इस वक्त कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से रिएक्ट करें। उसने सरप्राइज होते हुए कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि अजहर ने ऐसा क्यों कहा था कि यहां आने से पहले खान अंकल की आंखों में आंसू थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि खान अंकल को अपना यह फेवरेट घोड़ा यहां भेजने की क्या जरूरत थी। रेहान का सवाल सुनकर जुनैद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह घोड़ा मेरे घर में पहले ही बहुत मोटा हो चुका है। अगर यह कुछ दिन और इसी तरह बिना मेहनत किए बस खाता पीता रहा तो पूरी तरह से यूजलेस हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसीलिए इन्हें इस घोड़े को आपके पास भेज दिया है। वैसे भी आपका आइलैंड काफी बड़ा है और यहाँ पर यह आराम से दौड़ सकता है। रेहान का सवाल सुनकर जुनैद ने अच्छे खासे रेड रैबिट को यूजलेस बता दिया था, पर रेहान जानता था कि चाहे वह कितना भी यूजलेस क्यों ना हो जाए, पर खान अंकल इसे 1 सेकंड के लिए भी अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जुनैद की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए उससे कहा, जुनैद, तुम भी जानते हो कि ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए अब मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने खुद यह डिसीजन लिया था? रेहान को लग रहा था कि जरूर जुनैद ने ही खान अंकल को फोन किया होगा और उन्हें कहा होगा कि वो रेड रैबिट को उसे गिफ्ट कर दे, वरना खान अंकल कभी भी अपने दिल के टुकड़े को खुद से दूर क्यों करते। जुनैद ने जब देखा कि रेहान उस पर शक कर रहा है तो उसने तुरंत भोला सा मुंह बनाते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं रेहान? आप फिर से मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे सच में नहीं पता था कि पापा आपको गिफ्ट में ये रेड रैबिट दे देंगे। जुनैद की बात सुनकर रेहान ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, यह बहुत ज्यादा महंगा है, मैं इससे नहीं रख सकता हूं। अच्छा होगा अगर हम इसे वापस औरंगाबाद के लिए ट्रांसपोर्ट कर दें।
मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, पर तुम जानते हो ना जुनेद कि हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच में इस तरह की फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। रेहान की बात सुनकर मैनेजर अजहर ने कहा, मिस्टर रेहान, मैं अपने जुनैद बाबा के बच्चे हैं। अगर मैं यहां रहूंगा तो बाकी सब लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। मैं यहां पर खान साहब की तरफ से गिफ्ट पहुंचाने आया था और वह काम हो गया है। अब मुझे वापस जाकर खान साहब को रिपोर्ट करना है। रेहान ने जब देखा कि अजहर अंकल में आने से मना कर रहे हैं तो रेहान ने उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि इस बात को रेहान भी समझता था कि यहाँ पर सब अंडर 25 वाले लोग हैं, जबकि अजहर अंकल की उम्र 60 प्लस है। तो हो सकता है कि इन लोगों के साथ उन्हें कंफर्टेबल फील ना हो। यही सब सोचकर रेहान ने कुछ देर अजहर अंकल से बात करने के बाद उन्हें विदा करना ही सही समझा। जाने से पहले अजहर अंकल जुनेद के पास आए। जुनेद इस वक्त व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और उसके पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था। उसे इस कंडीशन में देखकर अंकल की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। बचपन से उन्होंने जुट को अपनी गोद में खिलाया था, इसीलिए जुनेद उनके लिए उनके बेटे जैसा था। अजहर ने अपनी बहती आंखों से जुनैद से पूछा, जुनैद बाबा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अजहर को रोता हुआ देखकर जुनैद ने उन्हें कंफर्टेबल करने के लिए कहा, मैं अब थोड़ा ठीक हूं अंकल, और बाकी मैं बहुत जल्दी ही एकदम ठीक हो जाऊंगा और फिर से अपने पैरों पर चलने लगूंगा। आप दुखी मत होइए। अजहर ने फिर से जुनैद से कहा, मैं आपको लेकर बहुत ज्यादा डर गया था। आपने बताया था कि वह एक बहुत डेंजर जगह थी। जुनैद बाबा, प्लीज आप दोबारा इस तरह की डेंजर जगह पर मत जाना। अजहर को अभी भी अपनी चिंता करता हुआ देखकर जुनैद ने उनसे कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, मैं आगे से ज्यादा ध्यान रखूंगा। अब आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए और घर जाइए, और हाँ, पापा को भी बता दीजिएगा कि मैं यहां पर बिल्कुल ठीक हूं, इसीलिए वह मेरी चिंता ना करें। इस बार निशा ने भी अजहर से कहा, अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं यहां पर जुनैद का अच्छे से ख्याल रखूंगी। निशा की बात सुनकर अजहर काफी ज्यादा रिलैक्स हो गए और उन्होंने एक गहरी लंबी सांस लेते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, अगर निशा बिटिया ने कह दिया है तो अब मुझे कोई चिंता नहीं है। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूं। औरंगाबाद में बड़े साहब अकेले ही डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन को संभाल रहे हैं। मैं जल्द से जल्द वहां जाकर उनकी मदद करता हूं। अजहर के जाने से पहले एक आखिरी बार जुनैद और बाकी सब ने उन्हें थैंक यू कहा और उसके बाद अजहर अपना चार्टर्ड प्लेन लेकर वहां से चले गए। यहां से जाने से पहले उन्होंने रेड हेयर हॉर्स के अलावा और भी कुछ जरूरी सामान रेहान को सौंपा था। असल में रेड रैबिट को संभालना आसान नहीं था, इसलिए उसके लिए कुछ जरूरी इक्विपमेंट और स्पेशल खाना अजहर अंकल अपने साथ लेकर आए थे, जिससे रेड रैबिट का ख्याल रखना और आसान हो जाए। रेहान ने ध्यान से एक बार उस लकड़ी के बक्से को देखा जिसमें रेड रैबिट को लाया गया था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे यह बक्सा थोड़ा छोटा है और इस वजह से रेड रैबिट को यहां तक आने में काफी परेशानी हुई होगी। पर जब रेहान ने ध्यान से उस बक्से को देखा तब उसे समझ आया कि यह बक्सा काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और इसमें रेड रैबिट आराम से इधर उधर घूम सकता है। खान अंकल ने बहुत ही ध्यान से इस बक्से को तैयार करवाया था, जिससे उनके प्यारे घोड़े को कोई दिक्कत ना हो, और इस बात से साफ पता चल रहा था कि उन्हें अपने रेड रैबिट की कितनी ज्यादा परवाह थी। हो सकता है कि खान अंकल ने यह सारी तैयारियां इसीलिए की हो क्योंकि वह अचानक से इस घोड़े को यहां भेज रहे थे और रेहान भी इसके लिए तैयार नहीं था। ऐसे में उनके इस प्यारे घोड़े को किसी भी तरह कोई भी परेशानी ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पहले से ही रेड रैबिट के फेवरेट इक्विपमेंट, उसका फेवरेट खाना और लकड़ी का एक घर बनाकर भेजा था। खान साहब ने पूरी तैयारियों के साथ रेड रैबिट को भेजा था। उस हिसाब से रेहान जैसा कोई भी लड़का जिसे यह नहीं पता था कि घोड़ों का ख्याल कैसे रखते हैं, वह भी सीख जाएगा। तभी कुछ सोचकर अमन रेहान के पास आया और उससे बोला, रेहान, सब लोग कह रहे हैं कि यह घोड़ा बहुत ज्यादा फास्ट है, पर हमें कैसे पता होगा कि यह कितना फास्ट है? तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम सब लोगों को इकट्ठा कर ले और रेड रैबिट के साथ एक दौड़ हो जाए। सब लोगों को अपनी आंखों के सामने ही पता चल जाएगा कि रेड रैबिट का कमाल क्या है। रेड रैबिट को यहां देखकर अमन इतना ज्यादा क्यूरियस हो गया था कि उससे अपनी यह एक्साइटमेंट छुपाई नहीं छुप रही थी और इसीलिए उसके दिमाग में अजीब अजीब आइडिया आने शुरू हो गए थे। अमन रेड रैबिट को देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि उसने रेहान से कहा कि उसे एक राइड ले लेनी चाहिए। वहां खड़े बाकी लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। आजकल सड़कों पर जहां देखो वहां गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आती थी, यहां तक कि ऑर्डिनरी लोग जिनके पास पैसे नहीं होते थे, वे भी 2 व्हील या 4 व्हीलर
कार ड्राइव करते थे। इसीलिए आजकल सड़कों पर घोड़े दिखना तो दूर की बात है, गधा गाड़ी भी देखने को नहीं मिलती थी। और अगर गधा गाड़ी दिखती भी थी तो वह भी बहुत ही पीछे। गांव एरिया में बाकी अगर घोड़ों की बात की जाए तो जिन लोगों को घोड़ों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उन्हें भी इस वक्त रेड रैबिट को देखकर काफी ज्यादा दिलचस्पी हो रही थी। इस घोड़े को देखकर काफी पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे यह घोड़ा काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी भीड़ में से एक आदमी ने कहा, बहुत ही महान लोगों ने कहा है कि इस तरह के घोड़े बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। मैंने आज से पहले ये कभी भी खुद की आंखों से नहीं देखा है, इसीलिए आज देखना चाहता हूं कि उन लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है। मैंने भी सुना था कि इस तरह के घोड़ों के पसीने भी ब्लड रेड कलर के आते हैं जब वे फील्ड में दौड़ते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। बॉस, हम सबके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं और बहुत सारे सवाल भी है। प्लीज इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आप एक बार इस घोड़े की सवारी कर लीजिए। रेहान ने जब देखा कि यह सभी लोग दिल से उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे मना नहीं किया गया और रेहान ने बहुत ही अलग तरह से अपने दोनों कंधों को उचका हुए कहा, ठीक है, फिर मैं इस घोड़े का एक राउंड लेकर आता हूं। इतना कहकर रेहान उस घोड़े पर चढ़ने की तैयारी करने लगा, पर रेहान चढ़ पाता उससे पहले ही मैगी ने रेहान को खींचकर पीछे कर लिया। यह देखकर रेहान ने बहुत ही हैरान होते हुए कहा, क्या हो गया अभी मैगी, तुमने ऐसा क्यों किया? मैगी ने थोड़ी चिंता करते हुए कहा, बॉस, यह घोड़ा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। बिना तैयारी के इस घोड़े की सवारी करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। रेहान और मैगी दोनों ही जानते थे कि यह घोड़ा सच में बहुत ज्यादा नचड़ा है और हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करता रहता था जिससे दूसरे को परेशानी होती थी, और इसका एक लाइव एग्जाम्पल तो खुद रेहान ने भी देखा था जब यह सब लोग खान परिवार के मेहमान थे। रेहान जानता था कि अगर वह घोड़े से नीचे गिर गया तो उसे चोट लग सकती है और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी क्योंकि इस घोड़े की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। ऐसे में इतनी तेज रफ्तार में घोड़े से नीचे गिरने पर रेहान की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। यही सब सोचकर रेहान ने कहा, तुम चिंता मत करो मैगी, अब सब सही है। ओके, देखो मैंने इसे हाथ लगाया हुआ है, फिर भी यह मुझे कुछ नहीं कह रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि अब यह अपने नए मालिक के लिए वफादार हो गया है? रेहान की बात सुनकर मैगी ने अभी भी अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, सॉरी बॉस, मैं आपकी सेफ्टी के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकती हूं। आप इसकी स्पीड ही देखना चाहते हैं ना, तो फिर एक काम करते हैं, मैं इसकी राइड करके दिखा देती हूं। मैगी ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ सीखा था और उसमें हॉर्स राइडिंग भी शामिल थी। ऐसा नहीं था कि मैगी अक्सर हॉर्स डिंग करती थी या हॉर्स राइडिंग उसे बहुत अच्छे से करनी आती थी, पर कम से कम वो ऑर्डिनरी हॉर्स राइडर से तो ठीक ही थी। रेहान ने जब देखा कि मैगी उसकी बात नहीं मान रही है और खुद राइड करना चाहती है तो रेहान उसे मना नहीं कर पाया और फिर उससे बोला, ठीक है, पर तुम्हें भी एकदम ध्यान रखना है। मैगी ने बहुत ही लापरवाही के साथ कहा, डोंट वरी बॉस, मुझे जैसी ट्रेनिंग दी गई है उस हिसाब से अगर मैं गिर भी गई तो भी मुझे कोई खास परेशानी नहीं होगी। मैगी अभी तक इतना तो समझ चुकी थी कि इस रेड रैबिट हॉर्स के साथ थोड़ा सा संभल कर रहना होगा क्योंकि उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और अगर इसे बीच रास्ते में गुस्सा आ गया और कोई उसके सामने आ गया तो फिर वह इंसान लगभग आधी मौत का नजारा देख लेगा। हालांकि मैगी को कोई खास चोट नहीं आएगी क्योंकि उसने पहले से ही अपने ट्रेनिंग में बहुत कुछ झेल लिया था। रेहान ने फिर से मैगी से कहा, मैं अभी भी कह रहा हूं ध्यान से चलाना, तुम्हारी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। रेहान को मैगी की चिंता करता हुआ देखकर रमन ने रेहान को सुझाव देते हुए कहा, रेहान, हमें यह तो पता है कि यह घोड़ा बहुत तेज स्पीड से दौड़ता है, पर हम लोग यह कैसे पता लगाएंगे कि इसकी स्पीड किससे तेज है और किससे नहीं? अगर आप मेरी बात माने तो आपकी सुपर का और घोड़े के बीच रेस करवाते हैं। अमन की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें इन सब में भी मजाक सूझ रहा है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम तो बहुत ही अलग अलग चीजों को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो? यह घोड़ा चाहे जितना तेज दौड़ ले पर कभी भी मेरी सुपर कार की बराबरी नहीं कर सकता है, और यह बात तुम्हें भी पता है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तुम इस तरह की उटपटांग बातें कर रहे हो। रेहान की बात सुनकर अमन ने थोड़ा एमरस होते हुए कहा, ही, मैं बस थोड़ा सा क्यूरियस हो रहा था। इसीलिए तभी मैगी ने रेहान के हाथ से रेंज लिया और जंप मारकर घोड़े पर बैठ गई। घोड़े की पीठ पर ही सारे टूल्स इंस्टॉल किए हुए थे ताकि घोड़े को कंट्रोल में रखा जा सके। मैगी जिस अदा के साथ घोड़े पर बैठी थी उस अदा को देखकर वहां खड़े सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और सभी लोगों का ध्यान तुरंत घोड़े से हटकर मैगी पर आ गया।
तभी सामने खड़े कुछ लोगों ने कहा, देखो बॉस की पर्सनल बॉडीगार्ड इस घोड़े पर कितनी खूबसूरत लग रही है, और जिस स्टाइल से यह घोड़े पर चढ़ी है उसे देखकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया। ब्यूटी विद हॉर्स मानना पड़ेगा, बॉस ने अपनी बॉडीगार्ड को भी बहुत सोच समझ कर रखा है। पता नहीं इतनी खूबसूरत लड़की बॉडीगार्ड क्यों बन गई, किसी की गर्लफ्रेंड बनती तो ज्यादा खूबसूरत लगती। मैगी की हाइट ओरिजिनली काफी ज्यादा अच्छी थी और उसके काले लंबे घने बाल और मजबूत पैर उस लाल घोड़े पर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। घोड़े पर बैठी हुई मैगी मॉडर्न झांसी की रानी की तरह लग रही थी, जो वहां सब लोगों के साथ ही खड़ी थी। जैसे ही उसने मैगी की इतनी तारीफ होते हुए सुना तो उसका चेहरा एकदम से फीका हो गया। उसे काफी टाइम से लगता था कि रेहान के मन में मैगी के लिए गाया हुआ ये जरूर कोई स्पेशल फीलिंग है, क्योंकि मैगी हर वक्त रेहान के साथ रहती थी और शायद मैगी रेहान को सिया से भी ज्यादा जानती थी। और यहां तक कि सभी लोग मैगी को उसी नजर से देखते थे जिस नजर से रेहान को देखते थे, और मैगी के लिए भी उन सबके दिल में काफी इज्जत थी। यह बात सोच सोच कर ही सिया काफी ज्यादा दिल ही दिल में जलन महसूस कर रही थी। वह अपने मन में सोचने लगी कि काश उसके पास भी इस तरह का टैलेंट होता और वह भी रेहान के सामने और बाकी सब लोगों के सामने शो ऑफ कर पाती। पर सिया की बदकिस्मती थी कि उसे डांसिंग सिंगिंग के अलावा और कुछ भी नहीं आता था। यहां तक कि वह कुकिंग भी उतने अच्छे से नहीं कर सकती थी जितना अच्छा खाना मैगी बनाती थी। सिया के दिमाग में कई बार यह सवाल आता था कि इस दुनिया में मैगी जैसी परफेक्ट लड़की कैसे हो सकती है। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मैगी को नहीं आती थी। भले ही सिया मैगी से जलती थी, पर फिर भी इस वक्त वह ऐसी कोई भी बच्चों वाली हरकत नहीं कर सकती थी जिसकी वजह से सबके सामने वह एक मजाक बनकर रह जाए। कहीं ना कहीं सिया को यह भी लगता था कि रेहान कभी भी एक से ज्यादा लड़कियों की तरफ नहीं भागेगा। वह हमेशा किसी एक लड़की के लिए ईमानदार रहेगा। इसीलिए सिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह था कि वह हर वक्त रेहान को अपने फेवर में रखें और कभी भी उसे खुद से दूर ना जाने दे। तभी सिया के पास खड़ी अवनी, जो काफी देर से सिया को ही ऑब्जर्व कर रही थी, कि उसने हल्की धीमी आवाज में सिया से कहा, क्या हुआ, दूसरों को लाइमलाइट में देखकर तुम्हें खुशी नहीं हो रही है क्या? अवनी की बात सुनकर सिया ने जल्दी से ना में अपना सिर हिला दिया और कहा, यह तुम क्या बोल रही हो? हाँ, मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, पर मुझे कोई जलन नहीं हो रही है जो मैं कोई भी ऐसी वैसी हरकत कर दूं। सिया की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे अगर ऐसी बात है तो ज्यादा अच्छा है। और फिर तुम क्यों दूसरों से जलन महसूस कर रही हो? सबकी अपनी कैपेसिटी होती है, सबकी अपनी इज्जत होती है। मैगी की स्किल वाकई बहुत अच्छी है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम यूजलेस हो, तुम टैलेंटेड हो। इसीलिए तो आज वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार सेलिब्रिटी हो। और वैसे भी सिंगिंग और डांसिंग के मामले में मैगी को कुछ भी नहीं आता है। अवनी की बात सुनकर सिया ने सवाल करते हुए उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैगी को सिंगिंग और डांसिंग नहीं आती है? क्या तुमने उसे पहले कभी डांस या सिंगिंग करते हुए देखा है? सिया का सवाल सुनकर रवनी एकदम दंग रह गई और आधे अधूरे शब्दों में बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक मैगी की परफॉर्मेंस देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे, और अब सामने का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैगी को रोक सके। हालांकि सिया अपने मन में काफी जगह कॉन्फिडेंट थी कि उसकी जो स्किल है वह अपने आप में बेस्ट है, पर फिर भी जैसे ही वह मैगी की तरफ देखती, उसे हर बार अपनी काबिलियत पर शक होने लगता था। और शायद इसीलिए सिया ने आज रात के लिए रिद्धिमा को तैयार किया था। सिया आज किसी भी तरह से इस बात को कंफर्म करना चाहती थी कि रेहान बस उसे ही मिले, किसी और को नहीं। एक बार बस रेहान उसे मिल जाए, उसके बाद वह अपनी इस गलती के लिए रेहान को मना भी लेगी। अभी तक जब सिया और अवनी आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ मैगी ने रेड हेयर हॉर्स के साथ फैमिलियर होने के लिए एक -2 छोटे छोटे राउंड निकाल लिए थे। हर घोड़े की अपनी खासियत होती है, और जब तक राइडर को यह ना पता हो कि घोड़े को बस में कैसे करना है, तब तक वो उस घोड़े को चला नहीं सकता है। मैगी इस बात को जानती थी, इसलिए उसने सबसे पहले रेड रैबिट के साथ अपनी दोस्ती बढ़ानी शुरू की। अगले ही पल मैगी ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। मैगी ने घोड़े की रेंज को छोड़ दिया और उसके बाद जोर से चिल्लाते हुए बोली, रन रेड रैबिट। अगले ही पल मैगी की आवाज सुनकर रेड रैबिट अपने लाल सुनहरे बालों के साथ बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ गया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे रेड रैबिट डांस कर रहा हो। रेड रैबिट का शरीर काफी ज्यादा लचीला था। वहां जितने भी लोग खड़े थे, जैसे ही उन्होंने यह नजारा देखा तो सब लोग एकदम हैरान रह गए।
वे लोग कुछ सोच पाते उससे पहले ही उड़ती हुई धूल उन सबके चेहरे और आंखों में चली गई। और अगले ही पल जब तक सब लोगों ने खुद को संभाला, तब तक रेड रैबिट और मैगी दोनों सुपस उनकी आंखों से गायब हो गए थे। घोड़े की रफ्तार इतनी तेज थी कि अगले ही पल घोड़ा 100 मीटर से भी ज्यादा आगे जा चुका था। सब लोग यह नजारा देखकर एकदम दंग रह गए। ओह गॉड, यह तो बहुत फास्ट है। ईशानी, जो गाड़ियों से ड्राइव करना बहुत पसंद करती थी, कि उसके लिए स्पीड काफी ज्यादा मैटर करती थी। इसीलिए जब ईशानी ने घोड़े की स्पीड को देखा तो वह एकदम दंग रह गई, जैसा कि उन सब लोगों ने घोड़े की स्पीड को लेकर अनुमान लगाया था। वाकई उस समय से घोड़ा उससे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इस वक्त हर कोई बस घोड़े की तारीफ किए जा रहा था। रेहान ने अपने आइलैंड पर जो रनवे बनाया हुआ था, उसकी लंबाई कम से कम 3000 मीटर थी। रनवे एकदम स्ट्रेट था, इसीलिए रेड रैबिट भी अपनी सारी ताकत दिखा सकता था। इस वक्त रेड रैबिट की स्पीड बिल्कुल किसी लाइट की रोशनी की तरह थी, जो दूर तक फैली हुई थी। रेहान ने अपने आइलैंड पर जो रनवे बनाया था, वह कम से कम 3000 मीटर से भी लंबा था और पूरी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इस वजह से रेड रैबिट भी वहां पर अपनी सारी ताकत दिखा सकता था। मैगी को यहां से गए हुए कुछ ही टाइम हुआ था कि बहुत जल्दी वह रेड रैबिट की सवार करते हुए वापस आ गई और फिर जल्दी ही रेड रैबिट से नीचे उतर गई। रेड रैबिट ने जब देखा कि उसका मालिक नीचे उतर चुका है, तो वह भी एक जगह जाकर खड़ा हो गया और अपने मुंह से जोर से आवाज निकालने लगा। रेड रैबिट को इतनी जल्दी वापस आता हुआ देखकर सब लोग एकदम हैरान रह गए और हैरानी से एक दूसरे को देखते हुए बातें करने लगे। हे दौड़ो, तुम इतनी जल्दी कैसे रुक गए? मैंने तो अभी तक ठीक से तुम्हारी स्पीड भी नहीं देखी। बस तुम इतना ही तेज दौड़ सकते थे। क्या इतनी सी देर में यह घोड़ा कितनी दूर तक गया होगा? यहां से जाते वक्त घोड़े की रफ्तार काफी तेज थी, यहां तक कि लोगों को एक पल के लिए तो एहसास ही नहीं हुआ कि रेड रैबिट और मैगी उनकी आंखों से कब ओझल हो गए। इन लोगों को तो बस एक रेड फिगर दूर जाते हुए दिखाई दे रहा था। इस वक्त किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी यह घोड़ा 3000 मीटर की दूरी कैसे तय कर सकता है। क्या यह घोड़ा बीच में से ही वापस आ गया है या फिर सच में इसने इस दूरी को पूरा कर लिया है? रेहान भी इस वक्त काफी ज्यादा हैरान था। उसने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी को देखा, जिसमें अभी तक 1 मिनट भी पूरी नहीं हुई थी, यानी घोड़े को यहां से गए हुए मुश्किल से 55 सेकंड हुए थे। इसका मतलब तो यह हुआ कि इस रेड हेयर हॉर्स की एवरेज स्पीड 50 मीटर पर सेकंड रही होगी, या ऐसे भी कहा जा सकता है कि यह घोड़ा दौड़ नहीं रहा था बल्कि उड़ रहा था। रेहान ने जब टाइम देखा तो वह एकदम दंग रह गया। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि रेड रैबिट इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। वहीं रेहान के पास में खड़े अमन ने हैरान होते हुए कहा, यह क्या बकवास है? इससे गए हुए तो अभी 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ। जैसे ही आसपास खड़े लोगों ने अमन की बात सुनी तो हर कोई एक साथ एक ही आवाज में बोला, क्या 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ? अभी तक वहां हर कोई हैरान था और काफी शॉक होकर रेड रैबिट को ही देख रहे थे। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, वाओ दिस इज ऑसम, ओ माय गॉड। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस घोड़े की स्पीड 50 मीटर पर सेकंड के आसपास है। इस वक्त हर कोई हैरान था, पर जुनैद एकदम शांत खड़ा था, क्योंकि उसने पहले ही अपने रेड रैबिट की परफॉर्मेंस देख ली थी और वह अच्छे से जानता था कि उसका यह रेड रैबिट कितना कमाल कर सकता है। जुनैद ने जब सब लोगों को इतना हैरान देखा तो उसने अपने कंधों को उचका हुए कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है और अभी अभी इसने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वह तो इसकी नॉर्मल परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसकी असली स्पीड तो इससे भी ज्यादा तेज है। जैसे ही वहां खड़े लोगों ने यह बात सुनी तो उन्होंने हैरान होते हुए कहा, क्या आप इतनी स्पीड को भी नॉर्मल बता रहे हैं? मुझे हैरानी हो रही है कि कोई घोड़ा इससे भी ज्यादा फास्ट दौड़ सकता है। जुनैद की बात सुनकर अमन ने लगभग अपने होठों को दबाते हुए कहा, अब हमें रेड रैबिट को किसी दूसरे से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर रेहान की बेस्ट सुपर का भी रेड रैबिट से रेस लगाए तो जरूर वह भी पीछे छूट जाएगी। मैंने सही कहा ना? हाँ दिस सीम ना इस ना रेहान। अमन की बात सुनकर रेहान ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि किसी भी कार की फिजिकल लिमिट नहीं होती है। जितना ज्यादा तेल किसी गाड़ी में होगा उतनी ही स्पीड से हम लोग गाड़ी को चला सकते हैं, और उस वक्त यह घोड़ा मेरी सुपर कार की बराबरी नहीं कर पाएगा। मुझे पहले यह लग रहा था कि 3000 मीटर की दूरी इस घोड़े के लिए काफी होगी, पर मैं अभी भी अपनी बात की गारंटी लेते हुए कह सकता हूं कि अगर यह घोड़ा और थोड़ा तेज दौड़ता तो शायद यह थक जाता और उसके बाद इसकी स्पीड कम हो जाती। रेहान की बात सुनकर जुनैद ने सहमत होते हुए कहा, रेहान बिल्कुल सही कह रहे हैं। रेड हेयर हॉर्स की सबसे अच्छी बात यह है
कि ये कम डिस्टेंस को काफी जल्दी कवर कर लेता है, पर अगर इसे लगातार इसी स्पीड में दौड़ने के लिए कहा जाए तो एक टाइम के बाद इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम होने लगती है। और हाँ, इसमें धैर्य बिल्कुल भी नहीं है। जुनैद की बात सुनकर अमन ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह सही नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी रेस में यह चैंपियनशिप की ट्रॉफी जरूर जीतेगा। और वैसे भी अभी अभी जितनी स्पीड इस घोड़े ने दिखाई है, उसके सामने कौन इस घोड़े से जीत पाएगा। अमन की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग रेड रैबिट की बाकी घोड़ों के साथ दौड़ करवाते हैं। वैसे भी मैंने सुना है कि इस तरह की दौड़ में काफी पैसे कमाए जाते हैं। जैसे ही आसपास खड़े लोगों ने रेहान की बात सुनी तो सबने एक साथ हंसते हुए कहा, क्या आपको अभी भी पैसों की कमी है? इन लोगों की बातें सुनकर रेहान ने उनसे हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मैं बस मजाक कर रहा था। हम लोग यहाँ पर घोड़ों की रेस देखने को ही ना आए हैं। सब लोग वापस मैनर चलते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। तभी अमन ने बीच में ही कहा, नहीं, पहले मुझे यह देखना है कि इतनी तेज दौड़ने के बाद भी इस घोड़े को पसीने आए हैं या नहीं। अमन का सवाल सुनकर मैगी ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, अभी तक हम लोगों ने बहुत दूर तक रेस की थी और इस घोड़े को कोई पसीना नहीं आया है। मैगी की बात सुनकर सब लोग तुरंत खुश हो गए। असल में अमन ने यह सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि इतनी तेज दौड़ने के बाद वही घोड़े को बिल्कुल पसीना नहीं आया था। इसका मतलब साफ था कि इस घोड़े की कैपेसिटी वाकई बहुत ज्यादा अच्छी थी। तभी रेहान ने अपने कुछ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड के मेंबर्स को बुलाया और उन्हें ऑन ऑर्डर दिया कि वे इस घोड़े को किसी अच्छी जगह ले जाकर बांध दे और वह जगह रेहान के घर से ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। यहाँ का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा अच्छा था और लोकेशन भी काफी अच्छी थी। दूर दूर तक काफी खाली जगह थी, इसीलिए घोड़े का ख्याल रखने में रेहान को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली थी। रेहान वापस उन सभी लोगों के साथ अपने मैनर में आ गया था और जो लोग अभी तक आइलैंड पर ही घूम रहे थे वह भी धीरे धीरे वापस मैनर के पास आ गए थे। जब उन लोगों ने देखा कि रेहान के साथ उन्हीं के कुछ साथी कहीं से वापस आ रहे हैं तो वे सब लोग इस बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए। उन लोगों को पता ही नहीं चला कि यह सब लोग कब रेहान के साथ चले गए थे और वहां पर क्या हुआ था। तभी बाकी के लोगों ने अपने साथियों से इस बारे में पूछा। उस वक्त एयरपोर्ट पर जो भी लोग थे उन्होंने वहां पर जो कुछ हुआ वह सब इन सब लोगों को बता दिया। यह बात जानने के बाद सब लोग एकदम से हैरान रह गए। इस वक्त इन सब लोगों को यह सोचकर बुरा लग रहा था कि ये लोग यहां घूमते फिरते रह गए और इतना अच्छा नजारा उनकी आंखों से मिस हो गया। असल में रेड रैबिट जो फरगना स्टालिन प्रजाति का घोड़ा था उसकी कीमत 100 मिलियन से भी ज्यादा थी और सबसे बड़ी बात, इस घोड़े की पहली ड्राइव एक बेहद खूबसूरत लड़की ने ली थी जो हर वक्त रेहान के साथ घूमती थी। हर किसी को इस वक्त यही लग रहा था कि उन्होंने एक बेहद खूबसूरत नजारा मिस कर दिया। खैर, जल्दी ही यह सब लोग फिर से अच्छा के मूड में आ गए और एक बार फिर से पार्टी का माहौल खुशनुमा हो गया। रेहान की एंटरटेनमेंट कंपनी एक मीडियम साइज कंपनी थी और उसमें से ज्यादातर लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए थे। भले ही यह कंपनी एक मीडियम साइज कंपनी थी, पर फिर भी यहाँ काम करने वाले एक्टर्स वाकई बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे और कुछ एक्टर्स तो ऐसे थे जिनका मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। और दुनिया की बहुत खूबसूरत फीमेल एक्ट्रेस आज रेहान के लिए काम कर रही थी, जिनमें वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार सिया और अवनी तो शामिल थी ही। साथ ही साथ रेहान का नया डेब्यू सिंगर एंजल ग्रुप भी आज यहाँ पर शामिल हुआ था। इस एंजल ग्रुप की चारों सिंगर बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से खुद भगवान इंद्र ने उन्हें धरती पर भेजा हो। और रही बात सेकंड और थर्ड टायर सेलिब्रिटी की, तो वह भी बहुत खूबसूरत थी। और सबसे बड़ी बात रेहान के लिए यह थी कि रेहान की मैनेजमेंट कंपनी में जितनी भी वुमेन्स थी वह सारी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और खूबसूरत होने के साथ साथ टैलेंटेड भी थी। चाहे फिर वह इस कंपनी की सीईओ शाशा हो या फिर फैशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर कियारा, ये दोनों ही रेहान की नजरों में सबसे काबिल थी क्योंकि शाशा और कियारा दोनों ही कॉलेज के टाइम से रेहान के साथ थी और रेहान इनका टैलेंट बखूबी जानता था। इसीलिए इतनी कम एज में शाशा इस कंपनी की सीईओ बन गई थी। पर बदकिस्मती से शाशा और कियारा दोनों ही इस वक्त रेहान के साथ यहां मौजूद नहीं थी क्योंकि रेहान की मुंबई वाली कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया था, जिस वजह से इन दोनों को वहां का चार्ज संभालना पड़ा था और इसीलिए तुरंत यह दोनों मुंबई के लिए निकल गई थी। कियारा के यहां ना होने से रेहान को वाकई बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था
जिस लड़की के साथ उसे जिंदगी भर इसी घर में रहना था, वही आज इस खूबसूरत पार्टी का हिस्सा नहीं थी। खैर, रेहान जानता था कि प्रोफेशनलिज्म में इमोशन नहीं आते हैं, इसीलिए उसने अपने इस गिल्ट को दूर रखा और फिर से इस पार्टी को एंजॉय करने लगा। इस वक्त रेहान की कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे सेलिब्रिटी और डायरेक्टर आज की पार्टी में रेहान को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। वह आज हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे रेहान का ध्यान उन पर जाए और वे लोग अपना टैलेंट रेहान को दिखा पाए। रेहान ने कुछ ही टाइम पहले और भी कई खूबसूरत फीमेल सेलिब्रिटी को अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए साइन किया था। हालांकि यह सारी फीमेल सेलिब्रिटी अभी सिर्फ ट्रेनिंग पर थी, पर इन सेलिब्रिटी को हर हाल में रेहान की कंपनी में अपनी परमानेंट जगह बनानी थी, इसलिए यह सेलिब्रिटी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ बैकयार्ड में पूल साइड पर लड़कियों ने अपने जैकेट्स उतार दिए और अपने कर्वी फिगर को दिखाने लगी। साथ ही साथ हॉट मूव्स करके डांस भी करने लगी। इन लोगों को डांस करता हुआ देखकर पार्टी में जितने भी मेल सेलिब्रिटी थे वे एकदम से हैरान रह गए और उनमें से जो सेलिब्रिटी सिंगल थे वे लोग तो तुरंत इन लड़कियों को कंपनी देने लगे। दिक्कत नहीं आने वाली थी और इस बात पर रेहान ने पहले ही विचार कर लिया था। हालांकि साशा और कियारा को अभी भी हंसराज कॉलेज जाना पड़ता था और वहां का काम भी संभालना पड़ता था, इसीलिए इतनी जल्दी वह और ये लोग हाईजू में कंपनी शिफ्ट नहीं कर सकते थे। रेहान जानता था कि जल्दी ही लगभग 1 साल में साशा और कियारा अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेंगी और उन्हें उनकी डिग्रियां मिल जाएंगी और उसके बाद यह लोग आराम से कंपनी को भी यहां शिफ्ट कर सकते हैं और काम भी आराम से हैंडल कर सकते हैं। और वैसे भी साशा और कियारा रेहान की कंपनी की परमानेंट एम्प्लॉय थी और दोनों कंपनीज के हाई मैनेजमेंट को संभाल रही थी। और ऐसे में अगर यह लोग अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं भी करती हैं तो भी इन्हें कंपनी से निकाला नहीं जाएगा। और फिर अगर अनप्रोफेशनल होकर देखा जाए तो कियारा रेहान की गर्लफ्रेंड थी और इस नाते रेहान कियारा के लिए कुछ भी कर सकता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि साशा और कियारा दोनों हंसराज कॉलेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चेयरमैन थी। अगर रेहान का फेवर ना भी लिया जाए तो भी वे दोनों दिबागिन अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या डिग्री आराम से ले सकती थी। हालांकि रेहान यह भी सोच रहा था कि साशा और कियारा को उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। ऐसे में अगर वे अपने फाइनल ईयर में आकर अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को सही तरीके से नहीं लेती है तो शायद ये बाकी स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा अन्याय हो जाएगा। और वैसे भी साशा और कियारा दोनों यही सोचती थी कि उन्हें अपने ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए रेहान पर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। यही सब सोचकर रेहान ने डिसाइड किया कि अभी कुछ टाइम और टेम्परेरी तौर पर उसकी एंटरटेनमेंट कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में ही रहेगा। हालांकि अब धीरे धीरे रेहान अपनी बाकी केई को हाईजू में शिफ्ट करना शुरू कर देगा। असल में रेहान एक और कारण से यहाँ पर अपनी सारी इंडस्ट्री शिफ्ट करना चाहता था। इस शहर का जो एनवायरनमेंट था और जो बिजनेस था वह काफी ज्यादा अच्छा था और लगभग मुंबई से ज्यादा पैसे यहाँ कमाए जा सकते थे। और वैसे भी हिंदुस्तान की लगभग सारी बड़ी कंपनियां अपना बिजनेस मुंबई से ही ऑपरेट कर रही थी, जिस वजह से रेहान के लिए थोड़े कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे। ठीक, रेहान को अभी भी याद है जब वह मुंबई में था उस वक्त उसने सिर्फ अपने दम पर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया था और उस दौरान उसे बहुत सारी मुसीबत उठानी पड़ी थी। वह बात अलग थी कि लास्ट में रेहान ही जीता था, पर रेहान कोई सुपर हीरो नहीं था जो हर बार जीत जाए और यह बात रेहान भी जानता था। इसीलिए वह बिना वजह की मुसीबतें नहीं पालना चाहता था। उसे बस अब शांति से अपना बिजनेस करना था और अपनी प्रॉपर्टीज को बढ़ाना था। और रही बात हिजू की, तो यह शहर पूरी तरह से अमन के कंट्रोल में था और यहां पर रेहान के लिए मुश्किलें खड़ी करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और जब से रेहान, अमन और जुनैद एक साथ आए थे तब से इन सब की ताकत एक दूसरे की वजह से और भी ज्यादा बढ़ गई थी और अब ये तीनों 3 शेर की तरह हो गए थे जिनके सामने हर कोई गुने टेकने को तैयार रहता था। यही कॉन्फिडेंस था जो रेहान को यहां रुकने के लिए और अपना सारा बिजनेस यहां शिफ्ट करने के लिए हिम्मत दे रहा था। रेहान को अच्छे से पता था कि इस शहर में कोई भी उसके लिए मुसीबत खड़ी करने की सोचेगा भी नहीं, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा सोचा भी तो रेहान और उसके दोनों दोस्त उनके ऊपर ऐसा तूफान लाएंगे जिसे वे लोग सहन भी नहीं कर पाएंगे। रेहान के पास मुंबई में कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी थी जिन्हें यहां शिफ्ट नहीं किया जा सकता था। अगर वे प्रॉपर्टी मुंबई में रहती हैं तो भी रेहान को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुंबई से भी उन प्रॉपर्टीज को आराम से चलाया जा सकता था। और इस शहर की जो सबसे खास बात थी वह यह थी कि यहाँ का दक्षिणी इलाका काफी ज्यादा बड़ा था
और यहाँ पर ग्रेट साउथ ओशियन आता था। और इसके साथ ही यह जगह अभी भी काफी हद तक खाली थी और रेहान को यहाँ पर काफी बिजनेस और पैसा दिखाई दे रहा था। फिलहाल रेहान के पास इतना पैसा नहीं था कि वह यह सारा इलाका खरीद सके, क्योंकि उसने अपने इस आलीशान घर को बनवाने में काफी पैसा खर्च कर दिया था। पर जल्दी ही रेहान आइलैंड से होने वाले रेवेन्यू से इस पूरे इलाके को खरीदने की सोच रहा था। रेहान अपनी सोच में गुम था कि तभी रेहान के कानों में एक बहुत खूबसूरत आवाज गूंजी, जिसे सुनकर रेहान अपनी सोच से बाहर आया। यह आवाज अवनी की थी, जो खुद स्टेज पर जाकर गाना गा रही थी और परफॉर्म कर रही थी। अवनी की परफॉर्मेंस की वजह से वहां हर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और कुछ सेलिब्रिटी जो हर वक्त बहुत रिजर्व रहते थे और कम बातें करते थे, वह भी अवनी की आवाज पर खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए और तुरंत स्टेज पर चले गए और डांस करने लगे। रेहान की कंपनी ज्वाइन करने से पहले रिद्धिमा लाइव ब्रॉडकास्ट किया करती थी और कंपनी को ज्वाइन करने के बाद भी कभी-कभी रिद्धिमा लाइव ब्रॉडकास्ट कर लिया करती थी। आज यहां इतना आलीशान माहौल बना हुआ था कि सब लोग इस पार्टी का मजा ले रहे थे। इसीलिए रिद्धिमा ने तुरंत अपना फोन निकाला और लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करने की तैयारी करने लगी। रिद्धिमा यहां सिया के साथ कुछ और करने आई थी और आज का यह दिन उसके लिए बाकी दिनों से अलग था। इसीलिए रिद्धिमा को उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना था, पर फिर भी ब्रॉडकास्ट करना उसका पैशन था। इसीलिए वह खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाए और लाइव ब्रॉडकास्ट की तैयारी करने लगी। पहले रिद्धिमा के पास ज्यादा पॉपुलर नहीं थी और वह बस छोटी सी लाइव स्ट्रीमर थी, पर जब से रिद्धिमा एंजल ग्रुप का हिस्सा बनी थी, तब से उसके फॉलो और फैन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और अभी तक नॉर्थ से लेकर साउथ तक बहुत सारे लोग उसके फैन बन चुके थे। आज की पार्टी में काफी ज्यादा सेलिब्रिटी आए हुए थे और यहां हर टायर के सेलिब्रिटी थे। और सबसे बड़ी बात, यहां सुपर टैलेंटेड अवनी भी थी, जिसके करोड़ों फैन दीवाने थे। रिद्धिमा आज जिस पोजीशन पर आ चुकी थी, उस हिसाब से उसका लाइव ब्रॉडकास्ट करना शायद थोड़ा सा अटपटा लग सकता था, पर अपने पैशन को छोड़ना रिद्धिमा को थोड़ा सा अखर रहा था। इसीलिए उसने अपने बगल में खड़े रेहान से पूछा, क्या मैं आज की पार्टी का लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकती हूं? रिद्धिमा का ऐसा सवाल सुनकर रेहान ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम अभी भी लाइव ब्रॉडकास्ट करती हो? मुझे तो लगा था कि तुमने पहले ही ब्रॉडकास्ट करना छोड़ दिया होगा। रेहान की बात सुनकर रिद्धिमा ने हंसते हुए कहा, इसमें बुराई क्या है? पहले जब मैं ब्रॉडकास्ट करती थी, उस वक्त मैं बहुत ज्यादा फेमस नहीं थी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। पर जब से मैं फेमस हुई हूं, तब से मैंने अपनी इस पॉपुलर का ज्यादा फायदा नहीं उठाया है। इसीलिए अब मैं लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहती हूं और चाहती हूं कि जो लोग पहले मुझ पर हंसते थे, उन्हें अब खुद पर शर्माएं। हाई स्कूल के बाद से रेहान और रिद्धिमा ज्यादा टच में नहीं थे, पर फिर भी रेहान को थोड़ा बहुत रिद्धिमा के पास्ट के बारे में पता था। रिद्धिमा जब पहले लाइव स्ट्रीमिंग किया करती थी, तब वो लगभग कंगाल हो चुकी थी और यहां तक कि पैसे बचाने के लिए रिद्धिमा ने अपने कपड़े और मेकअप का सामान खरीदना भी बंद कर दिया था। अगर रिद्धिमा के पास्ट के बारे में बात की जाए, तो अपने पास्ट में रिद्धिमा ने बहुत सारे दुख देखे थे। रिद्धिमा उन लोगों के हिसाब से बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी जो अपने अपने नए नियम बनाते थे और रिद्धिमा जैसे न्यू कमर आर्टिस्ट पर उन्हें थोपते थे। रिद्धिमा ने जब इसके खिलाफ कदम उठाया, तो किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। बिना अमीर लोगों की मदद के एक लूजर की तरह काम करते रहना रिद्धिमा को गवारा नहीं था और रिद्धिमा को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो बिना पैसे खर्च करे बस अपने मनोरंजन के लिए हर वक्त खूबसूरत लड़कियों को देखते रहते थे। ऐसे में रिद्धिमा चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, पर उसे कभी भी सफलता नहीं मिल सकती थी। हालांकि इतने दुख देखने के बाद भी रिद्धिमा ने कभी भी गलत लोगों का साथ नहीं दिया और ना ही गलत काम किया। शायद इस वजह से भी वह गरीब ही रह गई थी। पर एक बार रेहान ने अपनी कंपनी के रिसोर्सेज यूज करके रिद्धिमा को उसके टैलेंट के हिसाब से काम दिया। तब जाकर रिद्धिमा को धीरे धीरे कामयाबी मिलनी शुरू हुई और आज उसके पास करोड़ों लोग थे जो उसे दिल से अपना आइडल मानते थे। रेहान ने जब देखा कि रिद्धिमा अभी भी बहुत उम्मीद लगाकर उसे ही देख रही है, तो रेहान ने अपने उसी सिंपल एटीट्यूड के साथ कहा, अगर तुम लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहती हो तो कर सकती हो। वैसे भी इस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिसे लोगों से छुपाया जाए। बस कैमरे में मुझे रिकॉर्ड मत करना। रेहान की बात सुनकर रिद्धिमा एक्साइटेड होते हुए रेहान को ओके कहकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ राधिका थोड़ी सी परेशान दिख रही थी। उसने थोड़ा परेशान होते हुए रेहान से कहा, आज के दिन क्या लाइव ब्रॉडकास्ट करना सही रहेगा? राधिका को परेशान देखकर रेहान ने उससे कहा, इट्स फाइन,
वैसे भी क्या हो गया? अगर यह सब लोग सेलिब्रिटी है तो क्या इन लोगों को अपनी लाइफ जीने का हक नहीं है? क्या ये लोग नॉर्मल लोगों की तरह आप मस्ती नहीं कर सकते हैं? रेहान की बात सुनकर राधिका ने तुरंत कहा, पर ऐसी हरकतें करके रिद्धिमा हमेशा मुसीबत खड़ी कर देती है। बॉस, आपको उसे ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। एंजल ग्रुप की कैप्टन होने की वजह से राधिका हमेशा बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेव करती थी और बाकी सबसे अलग हमेशा सिंसियर रहती थी। पर अभी जो बात राधिका ने कही थी वह इसीलिए नहीं कही थी क्योंकि वह रिद्धिमा को रेहान के सामने बुरा बनाना चाहती थी, बल्कि उसने यह सब इसीलिए कहा था क्योंकि इस वक्त सभी सेलिब्रिटी अपना स्टेटस भूलकर नॉर्मल लोगों की तरह मजे कर रहे थे। ऐसे में हो सकता है कि उन्हें इस तरह डांस करता हुआ देखकर उनके फैंस इन लोगों के बारे में गलत समझे। और फिर राधिका अच्छे से जानती थी कि रिद्धिमा हमेशा बचपना करती है और अगर राधिका ने अभी उसे जाकर नहीं रोका तो हो सकता है कि उसके इसी बचपन की जैसे बाकी लोग मुसीबत में पड़ जाए। यही सब सोचकर राधिका वहां से खड़ी होकर जा ही रही थी कि तभी रेहान ने उसे रोकते हुए कहा, रिद्धिमा को जो करना है उसे करने दो। जरूर उसके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया चल रहा होगा, तभी वह लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही है। भले ही रिद्धिमा तुम सब लोगों को बेवकूफ लगती हो, पर असल में उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है और उसे अच्छे से पता होता है कि उसे कब क्या करना है। रेहान की बात सुनकर राधिका को हंसी आ गई। उसने पहली बार किसी को रिद्धिमा को इस तरह से डिस्क्राइब करते हुए देखा था। राधिका अक्सर बाकी लड़कियों से अलग बहुत शांत रहती थी और कम ही बातें करती थी और बाकी लड़कियों की तरह वह कभी भी रेहान को इंप्रेस करने की लाइन में नहीं लगी थी। कहीं ना कहीं उसकी यही सिंप्लिसिटी सबको पसंद थी और इसी वजह से सब राधिका को पसंद करते थे। एक तरफ पार्टी जोर शोर से चल रही थी और दूसरी तरफ रिद्धिमा को अपना लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी और उसने अपना लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर दिया था। अगले ही कुछ पल में उसका लाइव ब्रॉडकास्ट देखने वालों की संख्या मिलियन में पहुंच गई थी और धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती ही जा रही थी। यह नंबर जितने ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, रिद्धिमा का एक्साइटमेंट भी उतनी ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अगर उन लोगों को साइड में रख दे जो सिर्फ तमाश का हिस्सा बनते थे, तो अभी भी रिद्धिमा के रियल फॉलोअर्स कम नहीं थे। पर फिलहाल जितने भी लोग लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे, वह सब ज्यादातर रिद्धिमा को दिल से पसंद करते थे। रेहान को कभी भी अपने आर्टिस्ट को फेमस करने के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट चैनल्स का सहारा नहीं लेना पड़ा था, क्योंकि रेहान की कंपनी में पहले ही बहुत सारे रिसोर्सेज थे। एक ही कंपनी में म्यूजिक प्रोड्यूसर, कंपोजर और फिल्म का काम होने की वजह से रेहान को अपने आर्टिस्ट के लिए पॉपुलर अपने आप मिल जाती थी और फिर रेहान बाकी प्रोडक्शन कंपनीज की तरह अपने आर्टिस्ट पर ज्यादा रोक टोक नहीं करता था और उन्हें जो भी करना होता था करने देता था। इसी वजह से आज रिद्धिमा के लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करते ही लाखों लोग नोटिफिकेशन मिलते ही रिद्धिमा का ये ब्रॉडकास्ट देखने लगे थे। इस वक्त लाखों लोग रिद्धिमा का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। इसीलिए जैसे ही रिद्धिमा ऑनलाइन गई तो हजारों लाखों लोग लगातार एक साथ रिद्धिमा के लाइव चैट रूम आ गए और लगातार यह संख्या बढ़ती जा रही थी। लाइव चैट रूम में आते ही सारे फैंस अलग अलग तरह से कमेंट करने लगे, तुम सब लोग जाओ यहां से, मुझे अपनी फेवरेट रिद्धिमा से अकेले बात करनी है। रिद्धिमा, मैं काफी टाइम से ऑनलाइन नहीं आ पाया था और इस दौरान मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। रिद्धिमा, मेरी फैमिली में सब लोग तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं और खास करके तुम्हारी सिंगिंग के कमेंट इतनी तेजी से आ रहे थे कि रिद्धिमा सारे कमेंट नहीं देख पा रही थी और उसकी नजर सिर्फ कुछ एक कमेंट को ही पढ़ पाई थी। तभी रिद्धिमा ने मैसेज करते हुए कहा, आप लोगों को इतना इंतजार करवाने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता था कि मैं अभी तक फिल्म की शूटिंग में बिजी थी, पर अब हमारे बॉस ने कहा है कि जैसे ही हम इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे तो बॉस हमें लंबे टाइम की छुट्टी दे देंगे। उसके बाद मैं अक्सर आप लोगों से बातें किया करूंगी। तभी एक फैन ने रिद्धिमा के लाइव ब्रॉडकास्ट में पार्टी का नजारा देख लिया और उसने रिद्धिमा से पूछा, रिद्धिमा, तुम तो कह रही थी कि तुम लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे हो, तो फिर पीछे यह पार्टी वाला नजारा कैसे? उस चैट रूम में जो बाकी लोग थे उनकी नजर भी इस सवाल पर पड़ गई और सब लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए और सब लोग इसी सवाल का जवाब मांगने लगे। रिद्धिमा काफी टाइम से ब्रॉडकास्टिंग कर रही थी, इसीलिए उसे इस तरह के अचानक पूछे गए सवालों की आदत हो गई थी और अब उसे कैमरे के सामने आने से ज्यादा डर नहीं लगता था। रिद्धिमा ने जब देखा कि सब लोग उससे एक ही सवाल पूछ रहे हैं तो उसने बहुत ही कैजुअली कहा, हमारे बॉस आज अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं, इसीलिए उन्होंने कंपनी के सब लोगों को पार्टी में बुलाया था। इतना कहकर रिद्धिमा ने फोन का कैमरा पार्टी में डांस कर रहे लोगों की तरफ कर दिया। कैमरे के सामने का नजारा देखकर पूरा चैट रूम एकदम से फटने को हो गया।
इस वक्त जितने भी लोग चैट रूम में बातें कर रहे थे वे सब एकदम शॉक थे। रिद्धिमा को अपना फोन झूम करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसका कैमरा काफी ज्यादा अच्छा था। इस वजह से पार्टी में जो भी सेलिब्रिटी और आर्टिस्ट थे वे सब साफ साफ दिखाई दे रहे थे। तभी सब लोग एकदम हैरान होते हुए चैट बॉक्स में बात करने लगे। ओ माय गॉड, ये तो सिया है, माय गॉडेस। माय आइडल सिया के साथ साथ यहां अवनी भी है। ओ माय गॉड, 2 वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटी एक साथ इस पार्टी में है। मैं तो देख देख कर ही पागल हो रहा हूं। ओ माय गॉड, मेरी फेवरेट सिंगर रमिली और सिया भी यही है। दैट अ सरप्राइज। रेहान की कंपनी में जो सेलिब्रिटी काम करते थे उन्हें भी लोग काफी पसंद करते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ सिया और अवनी को ही लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। ठीक इस वक्त जितने भी लोग लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे हवाई सब लोग अपने अपने फेवरेट स्टार और आइडल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि रिद्धिमा अचानक से एक लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर देगी और वहां ये लोग अपने फेवरेट एक्टर्स को देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आज सभी फैंस अपने सेलिब्रिटी का एक अलग ही रूप भी देख रहे थे जो अक्सर वे लोग नहीं देख पाते थे। अपने सेलिब्रिटीज को इस तरह एंजॉय करता हुआ देखकर यह लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। ऑफ कोर्स ऑडियंस में जो लोग लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे उनका फोकस सिर्फ इन सेलिब्रिटीज पर ही नहीं था, बल्कि जो नई ट्रेनी एक्ट्रेस कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी उन पर भी इन सब लोगों का काफी ध्यान था। और खास करके जिस तरह से ट्रेनी एक्ट्रेस ने स्विम सूट पहनकर पूल साइड की तरफ डांस किया वह देखकर तो अच्छे खासे जेंटलमैन लोगों का भी दिल फिसल गया था। रिद्धिमा लगातार अपनी चैट बॉक्स को देख रही थी जिसकी संख्या अभी तक लाखों में पहुंच चुकी थी और लगातार बढ़ती ही जा रही थी। जो लोग फाइनेंशियली एक्सप्रेस भी पूरी नहीं हुए थे, जिस स्पीड से रिद्धिमा को चैट बॉक्स में गिफ्ट रिसीव हो रहे थे वह स्पीड काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी, क्योंकि आज से पहले किसी भी लाइव ब्रॉडकास्ट में रिद्धिमा को इतने गिफ्ट नहीं मिले थे। इतने सारे गिफ्ट मिलने के बाद रिद्धिमा की एक्साइटमेंट और खुशी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और इस तो और वह दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। रिद्धिमा ने अपने मन में सोचा कि अगर उसने यह लाइव ब्रॉडकास्ट पूरी रात चालू रखा तो इतने पैसों से वह रातों रात अमीर बन जाएगी। हालांकि वैसे तो रिद्धिमा अब अच्छी खासी आइडल बन चुकी थी और रेहान भी रिद्धिमा को काफी फैसिलिटी देता था। रेहान की कंपनी जो पैसा कमाती थी उसका बहुत सारा हिस्सा एंजल ग्रुप को ही जाता था और इतने पैसे मिलने के बाद कोई भी रेहान से कंप्लेन कैसे कर सकता था। तो लगता था कि रेहान ने सही टाइम पर उसे और उसके टैलेंट को पहचान कर उसे एक नई जिंदगी दे दी थी, वरना रिद्धिमा कभी भी इस लेवल पर नहीं पहुंच पाती। भले ही बाकी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियां अपने एक्टर्स को करोड़ों रुपए देती हो, पर रेहान जैसा बॉस होने के बाद रिद्धिमा और बाकी सबके लाखों रुपए भी करोड़ों के बराबर थे। लाइव ब्रॉडकास्ट में ऑडियंस ने जब पार्टी का नजारा देखा तो हर कोई अब रिद्धिमा के बॉस के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा था। कुछ टाइम पहले जब अचानक से ड्रीम एंजल ग्रुप एकदम से फेमस हो गया था तो हर कोई एकदम हैरान रह गया था। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इन 4 लड़कियों का यह ग्रुप, जिसे कोई जानता तक नहीं था, एक दिन वह इतनी फेमस हो जाएंगी। सिर्फ एक होटल के ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने की वजह से कहीं ना कहीं ड्रीम एंजल ग्रुप लोगों की नजरों में आ गया था और बहुत सारे ऐसे लोग जो पागलों की तरह अपने आइडल्स को फॉलो करते थे। उन्होंने अपने एनालिसिस से यह भी पता लगाया था कि इस ड्रीम एंजल ग्रुप का बॉस कोई आम इंसान नहीं है और जो भी इसका मालिक है वह बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर किसी और भी चीज की बात ना की जाए तो भी उस होटल में परफॉर्मेंस देने के बाद पूरे शहर की लाइमलाइट इन लोगों को ढूंढना शुरू कर चुकी थी और उसके बाद उस वर्ल्ड क्लास सिंगिंग कंपटीशन को जीतना, इन सब बातों ने ड्रीम एंजल ग्रुप की पॉपुलर को रातों रात बढ़ा दिया था। रेहान को लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं था, इसीलिए आज तक किसी को भी यह नहीं पता था कि ड्रीम एंजल का बॉस कौन है और उसकी क्या पहचान है। हाँ, कुछ टाइम पहले लोगों ने अनुमान लगाने की कोशिश जरूर की थी। जब उन लोगों को पता चला था कि वर्ल्ड क्लास सिंगर कंपटीशन जीतने के लिए ड्रीम एंजल ग्रुप के बॉस ने पानी की तरह पैसा बहाया है तो हर कोई एकदम हैरान रह गया था। एक आदमी जो ड्रीम एंजल जैसे अननोन ग्रुप को प्रमोट करने के लिए इतना पैसा बहा सकता है, वह कुछ भी कर सकता था। और आज रिद्धिमा अपने बॉस के नए घर के बनने की खुशी में पार्टी एंजॉय कर रही थी, जहां पर एक से बढ़कर एक वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटी आए हुए थे। यह नजारा ऑडियंस को हैरान करने के लिए काफी था। जिनका बॉस इतना ज्यादा पावरफुल होगा
वहां पर इतने सारे सेलिब्रिटी खुद मक्खियों की तरह भिन्न भिन्न हुए आएंगे। ऑडियंस में यही सब बातें चल रही थीं कि तभी रिद्धिमा ने अपना थोड़ा सा कैमरा घुमा दिया, जिसमें रेहान का नया घर दिखाई दे रहा था। जैसे ही उन लोगों की नजर रेहान के नए घर पर पड़ी तो हर कोई एकदम हैरान रह गया। जिन लोगों को कीमती पत्थरों की अच्छी जानकारी थी, उन्होंने दूर से देखकर भी यह पता लगा लिया था कि यह घर सामान्य पत्थरों से नहीं बना है। अभी अभी तक जो चैट रूम लगातार गिफ्ट से भर रहा था, वह अब अजीब अजीब सवालों से भरने लगा था। सब लोग इस वक्त बहुत ज्यादा शॉक थे और उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस घर को घर कहे या फिर स्वर्ग से उतरा हुआ कोई महल। आजकल लोग ज्यादा से ज्यादा किसी भी चीज को लग्जरियस बोल देते हैं, पर इस घर की जो डिजाइन थी और उसके आसपास जो नेचुरल लेआउट था, उसे देखकर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वह इस घर को क्या नाम दे। और इन सब लोगों की हैरानी तो तब बढ़ गई जब इन सब लोगों ने वहां पास में जैद स्ट्रक्चर का स्क्वायर देखा। उसे देखने के बाद तो हर कोई एकदम अपने ख्यालों में खो गया। उन सब लोगों को लगने लगा कि जरूर वे सपना देख रहे हैं। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि उन लोगों को इस तरह का शानदार घर देखने को मिलेगा। यह सब लोग तो अपने सपने में भी इस तरह की डिजाइन और घर के बारे में नहीं सोच सकते थे। तभी ऑडियंस एरिया में बात होनी शुरू हो गई। क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या इस जगह पर भी लोग रहते हैं? मैं तो खुद यही जानना चाहता हूं कि क्या सच में यहां लोग रहते भी हैं, और यह जगह है कहां पर? ओ माय गॉड, क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि यह गार्डन स्वर्ग में बने किसी गार्डन की तरह है? मुझे तो लगता है कि दुनिया में इससे खूबसूरत गार्डन कहीं हो ही नहीं सकता। दिस इज ऑसम। विदिमा के बॉस कितने ज्यादा अमीर हैं। मुझे तो लगता है कि इस घर की कीमत कम से कम 10 मिलियन रुपए होगी। मैंने सही कहा ना 10 मिलियन। भाई, क्या तुम यहां मजाक करने आए हो? इस लाइव ब्रॉडकास्ट में जो पूल की कर्विंग दिखाई दे रही है, वही कम से कम 20 मिलियन रुपए की होगी। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या यह मैनर जेड स्टोन से बना है? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जितना ज्यादा इस घर के बारे में सोच सकता हूं, यह घर उससे भी ज्यादा एडवांस है। शुरू में तो मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ प्लास्टिक से बना हुआ है, पर किसने सोचा था कि यह जेड स्टोन से बना होगा और इसकी नक्काशी करवाई हुई होगी। एक बिजनेस टाइकून जो जेड स्टोन से तरह तरह की क्रिएटिव चीजें बनवा है, वह जरूर कोई छोटा मोटा इंसान नहीं हो सकता। अगर मेरी बात मानो तो यह इंसान बहुत ही बड़ा आदमी है और इसका यह पूरा घर जरूर जैद से ही बना होगा। ऑडियंस में से जिस इंसान ने यह स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद तो ये लोग और भी ज्यादा ध्यान से झूम करके उस घर को देखने लगे। मैं काफी ध्यान से इस घर को देख रहा हूं और इसके कलर और अपीयरेंस से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह ग्रीन माउंटेन जड़ का बना हो। हालांकि मैं इस बारे में पक्का नहीं कह सकता हूं। नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता जितना मैं जानता हूं। ग्रीन माउंटेन जड़ पहले ही मिलना बंद हो चुका है। ऐसे में यहां पर घर बनवाने के लिए ग्रीन माउंटेन जड़ कहां से आएगा? हां, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। ग्रीन माउंटेन जड़ एक टॉप जड़ ग्रेड है। मान लो अगर यह घर ग्रीन माउंटेन से बनाया भी गया है, तो भी इस घर को बनवाने में कितने अरबों रुपए खर्च किए गए होंगे। तभी अचानक से रिद्धिमा ने अपने फोन का बैक कैमरा अपनी तरफ कर लिया और कमेंट बॉक्स में जितने भी कमेंट आए हुए थे उन्हें पढ़ने लगी। उन कमेंट और गिफ्ट को देखकर रिद्धिमा को खुद पर काफी गर्व महसूस हो रहा था। अभी तक ऑडियंस रेहान का घर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। यहां तक कि हैरानी में इन लोगों ने इतना समझ लिया था कि रिद्धिमा का बॉस कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है। ऐसे में अगर रिद्धिमा उस बॉस के लिए काम कर रही है, तो इसका मतलब रिद्धिमा की पहुंच भी काफी आगे तक होगी। और वैसे भी जिस एक्ट्रेस के पास इतना पावरफुल बॉस हो, उसे कौन धमकाने की या उसके लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेगा? तभी रिद्धिमा ने देखा कि कमेंट बॉक्स में सबका सवाल एक ही है। इतने सारे एक जैसे सवाल देखकर रिद्धिमा ने जवाब देते हुए उन लोगों से कहा, आप लोग जो भी सोच रहे हैं वह सब सच है। यह पूरा घर ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन से ही बना हुआ है। मेरे बॉस के पास ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन की पूरी खदान है। जैसे ही रिद्धिमा के मुंह से यह शब्द निकला, तो लाइव ब्रॉडकास्ट में एकदम से शांति छा गई। हर किसी के मन में इस वक्त यही चल रहा था कि जिस आदमी के पास इतनी महंगी ग्रीन माउंटेन की खदान उसी होगी, वह 6 इंसान कभी गरीब हो ही नहीं सकता। और अगर फ्यूचर में उस इंसान को पैसों की कमी हुई भी, तो भी वह सिर्फ 2 टुकड़े ग्रीन माउंटेन के बेचकर अपनी सारी परेशानी दूर कर सकता था। पर तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिससे रिद्धिमा एकदम हैरान रह गई। हर किसी के मन में इस वक्त यही चल रहा था कि जिस आदमी के पास इतने महंगे ग्रीन माउंटेन की खदान होगी, इंसान कभी गरीब हो ही नहीं सकता।
और अगर फ्यूचर में उस इंसान को पैसों की कमी हुई तो भी वह सिर्फ 2 टुकड़े ग्रीन माउंटेन के बेचकर अपनी सारी परेशानी दूर कर सकता था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे रिदमा एकदम हैरान रह गई। रिदमा ने अपने फोन का चैट बॉक्स देखा जिसमें अब गिफ्ट आने बंद हो गए थे। रिदमा ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जड माइनिंग की बात सुनकर सब लोग इतने हैरान रह जाएंगे। लाइव ब्रॉडकास्ट में अभी तक जो भी लोग भर भर कर रिद्धिमा को गिफ्ट दे रहे थे वो सब लोग एकदम से अपने आप को कम समझने लगे और उन्हें लगने लगा कि जो लड़की इतने बड़े आदमी के लिए काम करती हैं उसे भला यह लोग क्या ही दे देंगे। यह अमीर लोग जो पूरे दिन ब्रॉडकास्ट रूम में बैठकर ब्रॉडकास्टिंग करते रहते हैं और अपने आप को अमीर और सुपरस्टार दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी असली औकात तो इसी से पता चल रही थी कि यह लोग रेहान के सिर के एक बाल के बराबर भी नहीं है। शायद बहुत कम लोग यह बात जानते होंगे और लाइव ब्रॉडकास्ट में भी फेक हाइप होना आम बात थी। यह ब्रॉडकास्टर अपने ही लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान गिफ्ट देने के लिए कहते थे, जिससे बाकी लोग भी देखा देखी में इन्हें पैसे और बड़ी अमाउंट गिफ्ट में दे देते थे। यह सब लोग जो भी ब्रॉडकास्ट देख रहे थे वह इसीलिए शांत हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने और ज्यादा गिफ्ट भेजे तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि रेहान के घर की एक ईंट भी इन लोगों के लाखों रुपए से ज्यादा की थी। ऐसे में यह लोग रेहान के सामने खुद को बड़ा कैसे बना सकते थे। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा एक बार के लिए हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके फैंस ने उसे गिफ्ट देने क्यों बंद कर दिए, पर थोड़ी देर बाद जाकर उसे समझ आया कि यह सब लोग रेहान का नया घर देखकर थोड़ा डर गए हैं। इस वक्त रिद्धिमा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से रिएक्ट करे। हालांकि हैरानी के साथ साथ इस वक्त रिद्धिमा को हंसी भी आ रही थी। वहीं इन सब से अलेक्सिया काफी देर से रिद्धिमा को ढूंढ रही थी, पर रिद्धिमा उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। फाइनली बहुत देर तक ढूंढने के बाद रिद्धिमा उसे एक शांत सी जगह पर दिखाई दी और जब सिया ने देखा कि रिद्धिमा बहुत एक्साइटेड होकर अपना फोन हाथ में लेकर खड़ी है तो यह देखकर सिया को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। सिया ने थोड़ा गुस्सा करते हुए रिद्धिमा से कहा, रिद्धिमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूं। क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हें आज रात कितना जरूरी काम करना है? जब सिया ने देखा कि रिद्धिमा अपना जरूरी काम भूलकर यहाँ लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही है तो वही रिद्धिमा के पास जाकर यह सब कहने लगी और तभी रिद्धिमा को याद आया कि वह यहाँ पर किस जरूरी काम से आए हैं। रिद्धिमा ने तुरंत सिया से कहा, मैं किसी जरूरी वजह से यह लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही थी और मुझे अच्छे से याद है कि हमें क्या काम करना है। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। लाइव ब्रॉडकास्ट अभी भी चल रहा था और ऑडियंस शांत होकर सामने का नजारा देख रही थी सी। पर तभी चैट बॉक्स में एकदम से हो हल्ला होना शुरू हो गया, क्योंकि उन लोगों ने अचानक से सिया को वहां पर देखा। सिया और रिद्धिमा की बात लाइव ब्रॉडकास्ट के थ्रू ऑडियंस भी सुन रही थी और यह बात सुनकर सभी ऑडियंस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह दोनों एक्ट्रेस किस बारे में बात कर रही हैं। हालांकि तभी सिया ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ मजे के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही हो और कोई जरूर लाइव। थैंक यू। अवनी को ऑलमोस्ट सब कुछ पता था जो भी सिया आज करने जा रही थी, इसीलिए अवनी ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, सिया क्या तुमने वह कहावत सुनी है जिसमें लोग अक्सर कहते हैं कि फर्टिलाइजर डजंट फ्लो टू आउटसाइडर्स? अगर तुम्हें यही सब करवाना था तो तुम मुझे कह देती। इस तरह की अच्छी चीजें तुम्हारे लिए मैं ही कर देती। तुम्हें ये सब चीजें करवाने के लिए किसी ऐसी लड़की को ढूंढने की क्या जरूरत है जो पहले ही तुमसे इतना ज्यादा जलती है? अवनी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, इसलिए उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो किया है उसके लिए मुझे तुम्हें यह कहना चाहिए कि तुमने खुद एक लोमड़ट को अपने घर में घुसने के लिए इनविटेशन दिया है? अवनी की बात सुनकर सिया ने हंसते हुए और मजाक